हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th के हिंदी के 10वां चैप्टर जिसका नाम है जूठन और जिसके लेखक है दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जूठन के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, इसी के परिचय के बारे में। तो दोस्तों इसका परिचय परिचय का अर्थ होता है इसका जो है ना कि जो भी मतलब जो अपना लाइफ में क्या क्या किए, कहाँ इसका शिक्षा प्रारंभ हुआ, कहाँ इसका जन्म हुआ, कहाँ कितने ये मतलब कितना वर्ष इन्होंने अपना लाइफ स्टाइल रहा, इसका कैसा रहा, तो इसी सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आज आप हम हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जाते रहे। तो दोस्तों देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में आज हम परिचय आप लोग को करवाएंगे। तो दोस्तों आप ही की बुक से यानी कि 12th की बुक यानी दिगंत भाग 2 जो है उसी के आधार पे आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए जुड़ जाइए, और क्या तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। दोस्तों इसका जन्म जो हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों इसका जो पवित्र भूमि पर आगमन हुआ था उस तिथि का नाम था 30 जून 1950 ईस्वी। दोस्तों आज हम आगे देख लेते हैं जन्म स्थान। दोस्तों मतलब जन्म स्थान होता है कि जहाँ ये रहते थे, जहाँ इसका घर था, जहाँ से ये बिलोंग करते थे, तो उस जगह का नाम था, उस गांव का नाम था, उस जन्म स्थान का नाम था दोस्तों बरला मुजफ्फरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में। दोस्तों मुजफ्फरपुर की बरला एक जगह का नाम है, तो जो कि उत्तर प्रदेश में उपस्थित है, प्रेजेंट है अभी। तो चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों माता। दोस्तों इसके माता जी का नाम था मकुंदी देवी इसकी माता जी का नाम था। चलिए दोस्तों इसके पिताजी का नाम देख लीजिए। इसके पिताजी का नाम था छोटन लाल। जी हाँ दोस्तों इसका पिताजी का नाम था छोटन लाल जी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे शिक्षा। देखिए शिक्षा इसका कहाँ से प्रारंभ हुआ, कितने साल तक अपने पढ़े, क्या पढ़े नहीं पढ़े, कितने डिग्री इसके पास है, क्या है नहीं है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ इसका शिक्षा प्रारंभ हुआ। दोस्तों अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम महिषी के खुले बिना कमरे बिना टाट चटाई वाले स्कूल से हुए थे। तो कहने का अर्थ है दोस्तों सबसे पहले इन्होंने मतलब जो भी होता है बच्चे सब में जो होता है पढ़ाई जो होता है अक्षर ज्ञान, मतलब जैसे कि नव युवक जो होते हैं बच्चे में, तो दोस्तों उस टाइम में जो फिर मतलब पढ़ाई की जाती है, शुरू से आपको अक्षर ज्ञान जब दिया जाता है, अक्षर का नॉलेज दिया जाता है, तो शुरुआत जो हुई थी हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। तो दोस्तों तो बिना किसी कमरे के बिना किसी चटाई के मतलब खुला आसमान और ऊपर से बस एक छोटी सी जो भी हो झोपड़ी टाइप का बना हुआ था। झोपड़ी टाइप का मतलब उसमें भी टाट नहीं लगा था। टाट जो होता है ना दोस्तों, जैसे दीवार होता है उसी तरह टाट भी होता है, बांस का बना होता है, तो उसी तरह होता है दोस्तों। तो नहीं वो सब भी नहीं था। सोच सकते हैं कि कितना उस टाइम में चल रहा था, तो समझ ही गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों वहीं से उसकी अपनी पढ़ाई स्टार्ट हुई, चालू हुई राम महिषी के खुले बिना किसी कमरे के बिना किसी टाट फड़क के। चलिए आगे देख लेते दोस्तों। उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला। उसके बाद दोस्तों प्राइमरी स्कूल यानी कि पांचवा तक जो होता है स्कूल उस तक उसमें उसका दाखिल हुआ, नामांकन किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज। दोस्तों 11वीं की जो एग्जाम दिए थे, 11वीं की जो स्नातक का पास किए थे, तो दोस्तों उन्होंने बरला इंटर कॉलेज से किए थे। तो बरला से उन्होंने उत्तीर्ण हो गए, 11th की एग्जाम उत्तीर्ण कर लिए, एग्जाम पास कर लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम। लेकिन 12th की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण का होता है दोस्तों कि जैसे क्रॉस लग जाता है, यानी कि एक बार में मतलब समझ गए कि एक बार में पास नहीं होते, उसी तरह अनुत्तीर्ण रहे हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि। फलस्वरूप बरला कॉलेज छोड़कर डीएवी कॉलेज उसके बाद दोस्तों उन्होंने छोड़ दिए। मतलब बरला कॉलेज जो था उसके बाद उन्होंने उस कॉलेज को जाना बंद कर दिया, दूसरे कॉलेज में नाम दाखिल करवाया, नामांकन करवाया। तो दूसरे कॉलेज का नाम था दोस्तों डीएवी इंटर कॉलेज जो कि देहरादून में है। तो डीएवी कॉलेज में उन्होंने नामांकन करवाया 12th में यानी कि 12वीं कक्षा में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित रही दोस्तों। उसके बाद उन्होंने उनके कई वर्षों तक जो है ना पढ़ाई बाधित मतलब पढ़ाई रोक दी गई, मतलब रुका मतलब जो होता है ना दोस्तों कि पढ़ाई रोक दिया गया कुछ कारण, बस कुछ बाधित रह गया, कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा, तो उसी कारण उसका पढ़ाई बाधित चल रहा था कई वर्षों तक।
मतलब कई वर्षों तक हो गया, मतलब वर्षों मतलब होता है 1 साल 2 साल, इस तरह कई वर्षों, मतलब 2 साल से तो ज़्यादा ही, कई वर्षों मतलब वर्षों लगाया है तो कई 2-3 साल से अब भी हो गए, मतलब ज़्यादा ही होंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 1992 में हेमवंती नंदन बाहुगुना गढ़वाला श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किए। दोस्तों 1992 ईस्वी में उन्होंने एमए क्लियर कर लिया, समझ रहे हो, एमए क्लियर कर लिया। तो उस हेमवंती नंदन बाहुगुना गढ़वाला श्रीनगर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए क्लियर कर लिया। तो चलिए दोस्तों इसके विरिति देख लेते हैं कि क्या क्या इसके विरिति है। तो विरिति जान लीजिए, ये सब देखिए नॉलेज बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए जानने का प्रयास कीजिए, जितना आप जानिएगा ना, और सेल्फ स्टडी भी करना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं आज का इसके विरिति देख लेते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं। 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी लगी। दोस्तों 12वीं कक्षा में ही जब उसकी पढ़ाई बाधित चल रही थी तो उसी में उनकी नौकरी लग गई, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में है, जो कि अभी होंगी नहीं होंगी तो नहीं पता है, लेकिन देहरादून में थे। तो उसी में उनकी नौकरी लगी अप्रेंटिस की। तो चलिए आगे देख लेते हैं। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र में है, तो मैं ड्राफ्टमैन की नौकरी लगी। उसके बाद दोस्तों चंदा, यानी कि जो कि मद्रास में चंद्रपुर है, उसी का एक जगह का नाम है चंदा। तो दोस्तों उसी में उसको ड्राफ्टमैन, यानी कि ड्राफ्ट होता है ना, ड्राफ्ट का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, तो उसी का उसमें उसका नौकरी लग गया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्यरत, मतलब बिहार सरकार के जो थे उसी के अनुरूप जो है ना, उसका कंपनी जो है ना, तो उसी के अनुरूप चल रहा था, तो उसी में उसकी नौकरी लग गई अधिकारी के रूप में। तो चलिए सम्मान देखिए दोस्तों, सम्मान एक बहुत बड़ी चीज है जो कि बड़े बड़े लोगों को दिया जाता है। तो दोस्तों जैसे हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी एक महान पुरुष रह चुके हैं, तो देख लेते हैं इसको कौन कौन सा सम्मान मिला, कौन कौन से पुरस्कार मिले। तो देख लीजिए दोस्तों एक बार। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, देखिए दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया, वो भी 1993 में। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को किस वर्ष में दिया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1993 ईस्वी। तो चलिए अगले देख लेते हैं दोस्तों, परिवेश सम्मान। परिवेश दोस्तों एक सम्मान का नाम है, एक पुरस्कार का नाम है, जो कि बड़े बड़े लोगों को दिया जाता है। आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर उस काबिल तो बन जाइए। तो उसको जो दिया गया था हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को 1995 ईस्वी में, परिवेश सम्मान। तो चलिए देख लेते हैं आगे दोस्तों, जयश्री सम्मान। देखिए जयश्री सम्मान जो होता है, जयश्री एक सम्मान, एक पुरस्कार का नाम है, जो कि हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को दिए गए थे 1996 ईस्वी में। चलिए आगे देख लेते दोस्तों, कथाक्रम सम्मान। कथाक्रम भी एक सम्मान का नाम है, एक पुरस्कार का नाम है, जो कि 2000 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को दिया गया था। तो ये सब थे उसके पुरस्कार, विशेष सम्मान, ठीक ना। तो चलिए आगे देख लेते दोस्तों, कृतियां। इसको इन्होंने क्या क्या कृतियां, मतलब क्या क्या लिखे, क्या क्या नहीं किए, देख लीजिए एक बार क्या क्या किए, तो अपना क्या क्या रचित किए, क्या क्या अपना रचना किए, ये सब भी देख लीजिए एक बार। कृतियां इसको कहते हैं। तो देख लीजिए कृतियां क्या क्या इन्होंने अपना रचना किए। जूठन दोस्तों इन्होंने एक जूठन नाम का एक अपना भाव प्रकट किया, लिखे, जो भी बोलिए। तो जूठन जो कि आत्मकथा है दोस्तों, जूठन आपको पता है कि जूठन एक आत्मकथा है। जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, और जूठन एक आत्मकथा है। याद रखिएगा, जूठन एक आत्मकथा है, जो कि बिहार बोर्ड में बार पूछे जाते हैं, समझ रहे ना। तो ये सब याद रखने की चीज है दोस्तों। ओम प्रकाश के लेखक जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, और जूठन एक आत्मकथा है, याद रखने की चीज है, याद रखिएगा, रिमेम्बर करिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सलाम भी उन्होंने लिखे हैं। घुसपैठिक जो कि कहानी संग्रह उन्होंने लिखे हैं। सदियों का संताप बस बहुत हो चुके हैं, अब और नहीं, कविता संकलन जो कि है अब और नहीं, एक कविता संकलन है। और दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो कि आलोचना है, दलित साहित्य का सौंदर्य, ये एक आलोचना है। ये सब भी याद रखने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि बिहार बोर्ड कहीं से भी पूछिए जा सकते हैं। बिहार बोर्ड तो जानते ही है कितना भाग्यशाली है अपने लोग के लिए, तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखने की प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम का नाट्य संस्था स्थापित की। दोस्तों महाराष्ट्र में मेघदूत नामक एक संस्था
एक नाटक संस्था जो होता है, नाटक मतलब होता है जहाँ पे नाटक वगैरह सब किया जाता है, उसी को नाटक संस्था कहते हैं। तो नाटक वगैरह सब किया जाता था, वो महाराष्ट्र में एक संस्था स्थापित किए, जो है हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशन भी किया जाता था। कहने का अर्थ है दोस्तों, इस संस्था यानी कि नाटक संस्था जो था, इसके अनुसार मतलब जो होता है नाटक का अभिनय, अभिनय जो दोस्तों किया जाता है, जैसे हमारे फिल्म वगैरह सब में अभिनय किया जाता है, समझ रहे ना, तो उसी सब अभिनय किया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी अभिनय किया जाता था। तो इन्होंने महाराष्ट्र में एक संस्था खोल दी, तो अपना खोल दी मेघदूत नामक एक संस्था, वहीं पे अपना निर्देशन का काम चल रहा था, मंचन हो रहा था, मतलब जो भी होता था चल रहा था। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं, आगे समझेंगे। और क्या देखिए, परिचय में उतना ज्यादा समझने की नहीं है, लेकिन याद रखने का बहुत चीज है, इसलिए दोस्तों उतना डिफिकल्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना मैं करने का प्रयास करता रहता हूँ बदलाव। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हिंदी क्षेत्र में पिछले दशकों में आए सामाजिक उभार और गहरी राजनीतिक चेतना के कारण दक्षिण और महाराष्ट्र प्रदेशों की तरह हिंदी साहित्य में भी दलित चेतना और भावधारा का विकास हुआ। कहने का अर्थ है दोस्तों, जिस तरह राजनीतिक सब वगैरह सब में जो प्रोग्रेस किया जाता है, उसी तरह हमारे हिंदी में भी दलित चेतना और विचारधारा में परिवर्तन किया गया। मतलब दलित और ये सब जो होता है, दलित चेतना और भावधारा, भावधारा मतलब उसका जो भाव होता है, सब मतलब कहानी वगैरह सबका, इस में बदलाव किया गया, मतलब पहले से सुधार किया गया, समझ रहे ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यह समाज एवं साहित्य के लिए हितकार एवं शुभ है। कहने का अर्थ है दोस्तों, समाज जो होता है, हमारे सोसाइटी जो होता है, हम लोग जहाँ पे रहते हैं, वो जो होता है एक माहौल जो होता है, उसी को समाज कहा जाता है, समझ रहे ना। तो समाज और साहित्य और समाज और साहित्य के लिए, दोनों के लिए ही हितकारी मतलब शुभ माना जाता है, समझ रहे ना। तो शुभ मतलब होता है कि हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन हमारे लिए अच्छी चीज है, माना शुभ माना जाता है, उसी तरह। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि समाज और समानती जड़बंदियों टूट रही है या ढीली पड़ रही है। वैज्ञानिक परिदृष्टि, समाजवादी वैचारिक जागरण, मानवाधिकार और लोकतंत्र के युग में समानती सोच और भेद बुद्धि पर टिकी समाज व्यवस्था आमूल बदलनी चाहिए। कहने का अर्थ है दोस्तों, हमारे जो समाज का विचार है, अपनी मनोभावना है, थोड़ा बदलाव तो होना चाहिए, हमारे ये बुक महाराज कह रहे हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। उसे मध्ययुगीन संस्कार और उभर कर समता, न्याय, बंधुत्व और सामाजिक सद्भाव का दिशा में अपना कायाकल्प करना चाहिए। कहने का दोस्तों, सामाजिक और न्याय की जो होता है, न्याय मतलब होता है कि आपको जो है ना सही मार्ग मिल पाए। जैसे कोई गलती करता है तो उसको एक सही सजा मिलता है, उसी तरह एक सही मार्ग मिल जाए, सही न्याय मिल जाए, सही समाज का सद्भाव हो जाए, तो उसी तरह कल्पना करना चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। कल्पना करना मतलब होता है उसी तरह बनाने का प्रयास करना चाहिए, कल्पना करके बनाने का प्रयास करना चाहिए, कहने का अर्थ है उसी प्रकार। चलिए आगे देख लेते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में दिखाई पड़ते पिछड़ा दलित उभार और संप्रदाय, जाति, लिंग आदि के विभेदों के विरुद्ध आंदोलन के पीछे कामना, संकल्प और विचार का यही सार है। कहने का अर्थ है दोस्तों, देखिए आजकल तो नहीं, पहले के जमाने में, अभी भी होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए पहले के जमाने में होता है जाति के लिए, जैसे कोई छोटा जाति है कोई बड़ा जाति है, तो भेदभाव बहुत चल रहा होता है, तो ये सब भेदभाव चल रहा था। इसी सब में थोड़ा बहुत सुधार लाना चाहिए। हमारे कह रहे हैं लेखक महोदय कि इस सब में थोड़ा सुधार लाना चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा सुधार लाने की आवश्यकता है। क्योंकि तो देखिए दोस्तों, सबका एक अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है। तो देखिए उसी प्रकार देखिए जातिवाद सब में, इस सब में नहीं विचारधारा, मतलब अपना भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो भी होता है मतलब समझ गए ना, तो नहीं करना चाहिए। सब बहुत अच्छे से रहना चाहिए, घुल मिल के। इंसान जो होता है ना, हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सबसे अच्छा इंसान कोई मनुष्य को ही माना जाता है, इसलिए दोस्तों सबको मिल बांट के रहना चाहिए, समझ रहे ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। कहने का अर्थ है दोस्तों, हमारे जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, दलित आंदोलन से जुड़े एक महत्वपूर्ण रचना है। दलित मतलब होता है दोस्तों, दलित मतलब होता है छोटा जो होता है दोस्तों, छोटा आंदोलन जो होता है, उसी प्रकार जो होता है ना दोस्तों, तो उसी से जुड़े हमारे जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार है। मतलब रचनाकार, वो लेखककार, मतलब जैसे लेखककार होते हैं, गद्यकार होते हैं, उसी तरह ये रचनाकार है। उनको रचना करते थे। दलित
आंदोलन सबका रचना करते थे, वो भी महत्वपूर्ण आंदोलन के, समझ रहे ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। उनके साहित्य में महज आक्रोश और प्रतिक्रिया से परे समता, न्याय और मानवता पर टिकी एक नई पूर्णतर सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक बोध आहट आई। कहने का अर्थ है तो हमारे लेखक महोदय जी का कि देखिए हमारे जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, कहने का अर्थ है उसका कि उसके जो है ना मानवता और जो सामाजिक चेतना है इस सब पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालते थे उसकी रचना में, समझ रहे हो। तो चलिए आगे देख लेते हो दोस्तों। वे सिर्फ की नहीं विचारधाराओं और के संसर्ग और ताप पर निर्भर समीकरण और फार्मूलों के सहारे नहीं लिखते। उनके लेखन में अनेक अपने जीवनानुभव की सच्चाई और वास्तव बोध से उपजी नवीन रचना संस्कृत और अभिव्यक्ति होती है। दलित जीवन के रोष और आक्रोश को वे अपने संवेदनात्मक रचनाभुओं की भट्टी के गलाकर रचना की एक नई इबारत पेश करती है जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक अर्थों में मानवता है। देखिए दोस्तों, मानवता जो हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि के हैं, इसकी जो रचना थी, सद्भाव थे, बहुत ही अच्छे विचार के थे। इसलिए दोस्तों इसका जो है ना जो भी होता था परिप्रेक्ष्य व्यापक सब, मतलब जो भी अपना रचना करते थे उस समय मानवता पर बहुत ज्यादा गौर करता था। और आंदोलन वगैरह सब जैसे दलित आंदोलन हो गया ना, इस सब पे बहुत ज्यादा अपना फोकस करते थे और महत्वपूर्ण चीज इन सबको मानते थे। तो चलिए आगे देख लेते दोस्तों। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है अपनी आत्मकथा जो कि जूठन है दोस्तों, आगे हम अगला क्लास में अब हम जूठन ही पढ़ के आपको सुनाएंगे अगला क्लास में, समझ रहे हैं। इस क्लास में ओनली आपको परिचय सुनाई देगा, आगे अगले क्लास में इसका पार्ट 2 जो बनेगा उसमें आप लोग को जूठन पढ़ के सुनाया जाएगा। चलिए आगे देख लेते दोस्तों। जूठन ने व्यापक पाठक वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया। कहने का दोस्तों अपने जो दलित मतलब जो भी होता था, जूठन जो एक आत्मकथा है इस पे बहुत ज्यादा आक्रोश किया गया, बहुत ज्यादा आकृष्ट किया गया, बहुत ज्यादा अपना निर्दृष्टि दिया गया इस आत्मकथा पे अपना ओम प्रकाश वाल्मीकि लेखक महोदय जी। तो चलिए आगे देखिए। उनकी आत्मकथा का यहाँ प्रस्तुत संकलित अंश बनाएगी के रूप में है, वानगी के रूप में सॉरी। तो इस अंश से संपूर्ण आत्मकथा पढ़ने की प्रेरणा जगती है और आत्मकथा उसका यहाँ संकलित अंश अंतर्जीत और वास्तविक है और वास्तविकता का माटी और पानी सरीखा रंग की इसके रचनात्मक गद्य की विशेषता है। अपने संवेदना और मर्मस्पृति का कारण प्रस्तुत अंश मन पर गहरा असर छोड़ जाता है। कहने का अर्थ है दोस्तों हमारे जो जूठन आत्मकथा है मोटा मोटी हो जाए ना दोस्तों, वास्तविकता से एक ली गई है आत्मकथा। तो वास्तविक मतलब समझते हैं दोस्तों कि कोई वास्तविक कोई घटना होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट कर गया तो मान के चलिए, तो एक्सीडेंट बाय द वे होना तो समझ गया ना, तो उसी से मतलब उसी से रिलेटेड ले गए हैं। उसी तरह आत्मकथा एक वास्तविक आधार पर एक वास्तविक घटना पर जूठन जो कि आत्मकथा है बनाई गई है। हमारे लेखक महोदय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित किया गया है हमारे आत्मकथा जूठन। तो चलिए एक जयप्रकाश कदम जी का एक छोटा सा कोटेशन है जो कि 1-2 मिनट और लगेगा, तो चलिए ये एक बार पढ़ के मैं सुना देता हूँ आपको। तो चलिए पढ़ के सुना देता हूँ, चलिए चालू करते हैं। तो सैकड़ों जातियों में विभक्ति दलित समाज का जीवन जितना विविध आयामी है उसकी समस्याओं के रूप में भी उतने ही रूप है। कहने का दोस्तों सैकड़ों जातियों मतलब अनेक प्रकार की जातियों बना दिए गए हैं, भगवान नहीं इंसान बनाए हैं। तो उसकी समस्याओं में जो है ना दलित समाज एक अलग ही रूप लिए लिए हैं। समस्या तरह का लोग की दृष्टिकोण से, मेरे दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं। प्रत्येक जाति के कुछ विशिष्ट समस्याएं हैं। कहने का अर्थ है तो सब जाति के कुछ ना कुछ अपनी समस्या है, विशिष्ट समस्या है, कुछ महत्वपूर्ण समस्या है, महत्वपूर्ण नहीं विशिष्ट नहीं बोलिए, विशिष्ट ही समस्या है। तो उसी प्रकार अपनी सबकी अलग अलग समस्या है, सबकी अलग अलग अपना महत्वपूर्ण समस्या जो भी हो है। तो किंतु अभाव और उत्पीड़न सभी दलित जातियों का सामान्य और सबसे बड़ा सत्य है। हजारों साल के दलितों और अन्याय अपमान उत्पीड़न और अभाव के पीछे प्रमुख कारण उनका अशिक्षित होना है। कहता है दोस्तों कि शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है, तो पहले शिक्षा तो प्राप्त कीजिए। शिक्षा मतलब होता है आपका नॉलेज खुल पाए, आप क्या है नहीं है आपको जान पाए, आप खुद को पहचान पाए, समझ रहे ना। तो मतलब शिक्षा मतलब आप शिक्षित बन जाए, समझ रहे, सिंपल सी आसान शिक्षा मतलब आप शिक्षित बन जाए, आप एक बहुत अच्छा मनुष्य के रूप में बन जाए। शिक्षा एक पता है ना, मनुष्य पहले मनुष्य नहीं रहता, शिक्षा के बगैर मनुष्य नहीं है। शिक्षा बहुत ही जरूरी है इंसान के लिए, हर एक इंसान के लिए। और दोस्तों आजकल तो शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आजकल तो सब चीज शिक्षा पर निर्भर है। तो शिक्षित बनने का प्रयास कीजिए। उसी तरह दोस्तों समाज जो दलित परिवार है पहले शिक्षित नहीं था, अब तो बहुत ज्यादा शिक्षित धीरे धीरे होने लगा है। तो बहुत हमारे लिए सबके लिए गौरव की बात है।
देखिए सब जाति, कोई भी जाति हो, कोई भी चाहे कितना भी छोटा कितना भी बड़ा हो, शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा बहुत ही सबके लिए जरूरी है। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन के लिए, समझ रहे हो ना, एक पार्ट बन गया है शिक्षा। अपनी शिक्षा के लिए मुझे शिक्षा के बिना जो है ना सब कुछ अधूरा है आजकल की दुनिया में, समझ रहे हो ना। आजकल की दुनिया में शिक्षा बहुत ही जरूरी चीज है, समझ रहे हो। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और शिक्षित होने के कारण दलित न अपने विरुद्ध रचे शास्त्रीय विधानों के ठीक से समझ सके और न उसका प्रतिकार कर सके, बल्कि इसके विपरीत वे शास्त्र संबद्ध शोषण की अपनी नियत मानते रहे। कहने का अर्थ दोस्तों लगा कि उसका क्या मतलब अपना शोषण कर रहा है लोग उसका, इस तरह वो मानने लगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कोई शिक्षित हो जाता है ना तो बहुत ज्यादा समझदार हो जाता है। समझदार के साथ साथ जो होता है ना, मतलब जो भी शिक्षित है बहुत ज्यादा अपना मतलब खुद पे निर्भर हो जाता है, क्या करना है नहीं करना है, सब कुछ अपना सोचने लगता है, समझ रहे ना। वैसे मूर्ख आदमी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, हंसने की बात नहीं है। देखिए रियल बात है, जो भी बोलते शिक्षित बहुत जरूरी है। देखिए आजकल की दुनिया में मतलब अपना जो है ना पिताजी, आपके पिताजी नहीं भी पढ़े हैं या मेरा पिताजी, किसी के पिताजी नहीं भी पढ़े हैं तो सोचता है मेरा बेटा पढ़ लिख ले, समझ रहे ना। उसी प्रकार दोस्तों शिक्षा बहुत जरूरी है। आपके पिताजी भी समझ रहे हैं कि आपके लिए शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए, इधर उधर चीज की छोड़िए। देखिए दुनिया जाए बाहर में, आपको सिर्फ पढ़ना है, समझ रहे ना। तो पढ़ाई कीजिए, शिक्षित बनिए। और क्या बोले, शिक्षा तो बहुत जरूरी है आजकल के, समझ रहे हो। आजकल बन गया शिक्षा एक अलग ही, शिक्षा का एक अलग महत्वपूर्ण जगह है दोस्तों। कितना भी कुछ कर लीजिए, शिक्षा एक बहुत मायने रखता है आपके जीवन के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। उतना तो आपको बोलेंगे तो आप बोलिएगा कहाँ पढ़ाते कम है, बोलते ज्यादा है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों जीवन के लिए शिक्षा कितना आवश्यक है इसका एहसास उनको नहीं हुआ। दोस्तों कहने का अर्थ तो उस टाइम में उसको एहसास नहीं हुआ कि शिक्षा उसके लिए कितना महत्वपूर्ण, लेकिन आजकल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षा। ये दोस्तों ये जो कोटेशन थोड़ा मैंने पढ़ा भी 2-3 मिनट लगा, तो ये था जयप्रकाश करदम जी का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन था दोस्तों। जो भी बोलिए कोटेशन बोलिए तो बहुत ही अच्छा वाणी दिया, समझ रहे ना। शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, अपना वाणी दिए हो दलित परिवार के लिए, इसके लिए भाई आप जो भी हो हमारे लिए, तो हमारी तरफ से बहुत ही दिल से धन्यवाद। देखिए पढ़ाई कीजिए, टेंशन लेने की दिक्कत नहीं, आप शिक्षित बनिए। नॉलेज बहुत बड़ी चीज है। शिक्षित आप बहुत शिक्षित बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको नॉलेज बन जाएगा, समझ। जब तक शिक्षित नहीं बनेगा तब तक नॉलेज नहीं हो पाएगा, समझ ना। तो शिक्षित बनने का प्रयास कीजिए, जितना हो सके उतना अच्छा से पढ़ाई कीजिए, अपना पढ़ाई मन लगे। देखिए पढ़ाई में मन लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, समझ रहे। आजकल के बच्चों को, आजकल के मेरे दोस्त बच्चे नहीं, आजकल के मेरे दोस्त जो भी हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहुत डाइवर्ट हो जाता है। देखिए मोबाइल और थोड़ा कम चलाइए, जो भी होता है अपना टाइम टेबल सब चलाइए, टाइम टेबल बना लीजिए, उसके बाद अपना जो करना हो कीजिए। तो मोबाइल थोड़ा कम चलाइए, अपना टाइम टेबल बना लीजिए। और क्या कहते हैं, देखिए टाइम टेबल सब कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिकली आपको पढ़ाई अच्छा लगने लगा। देखिए होता है आजकल का क्या, मेरे दोस्त भाई सबको कि देखिए मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान, देखिए मोबाइल चलाइए, हाथ में रखें, मतलब सब चीज़ का। देखिए आपके माता पिता जो है ना मजदूरी करके पढ़ाते हैं, इसलिए सोचिए हमको पढ़ना है तो पढ़ाई लिखाई पे भी कुछ कर लीजिएगा। हम तो करके मोबाइल क्या है, मोबाइल 75 को रखिएगा अपने पास, समझ रहे ना। तो पढ़ाई अच्छा, जब आपका करियर बन जाएगा ना ऑटोमेटिकली आपके पास फोन वगैरह सब कुछ आ जाएगा, समझ रहे ना, कार वगैरह सब कुछ। तो अभी से उतना लालसा नहीं जगाइए कि मोबाइल रहेगा तो ही पढ़ पाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ मोबाइल है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, समझ लो। मोबाइल है तो बहुत बेस्ट चीज़ है। मोबाइल देखिए बहुत अच्छा भी चीज़ है, बहुत खराब भी चीज़ है। आप देखिए कोई नॉलेज की चीज़ भी मिलता है, कोई गलत चीज़ भी मिलता है, आप सही यूज करने वाला है, यूज अच्छा से कीजिए, मोबाइल बहुत बेस्ट चीज़ है। लेकिन हाँ टाइम टेबल यूज कीजिए सब चीज़ को, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई कीजिए, मोबाइल के टाइम में मोबाइल यूज कीजिए, समझ रहे ना। तो दोस्तों देखिए बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 2-4 मिनट और सुन लीजिए। देखिए टाइम टेबल तो बहुत जरूरी है। देखिए अपना लाइफ के बारे में जो भी आप कुछ करते नहीं करते, एक नोट बनाते रहिए, समझ रहे ना। आपको नोट अपडेट करते रहेगा माइंड को कि आप क्या कर रहे हैं, समझ रहे ना। दिन का जो दिनचर्या भी लिख लीजिए, इतना घंटा मोबाइल चलाए आज, इतना घंटा पढ़े, इतना घंटा फेसबुक चलाए, मतलब जो भी चलाते हैं, जो भी कुछ करते हैं नहीं करते हैं, वैसे फेसबुक चलाते नहीं, फेसबुक आपको चलाते हैं, समझ रहे ना। तो जो भी करते हैं वो अपना डायरी में नोट करते जाइए। जो भी कुछ करते हैं, पैसे खर्च करते हैं उसको भी डायरी में नोट कर लीजिए, जो भी कुछ करते हैं डायरी में नोट कर लीजिए, गलत चीज़ नहीं सही चीज़। तो देखिए दोस्तों ये सब जो नोट कीजिएगा तो आपका दिमाग अपडेट रहेगा कि हम इतना घंटा आज दिन में पढ़े और हमको कितना पढ़ने की जरूरत है कि आप हम कुछ कर सकते हैं, अपना करियर के लिए कुछ कर लिए। तो दोस्तों पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक माहौल की जरूरत होती है। माहौल मतलब समझ ना कि आपका जैसे रूम, देखिए आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है एक बात कि आपके रूम पार्टनर, देखिए आप जब पढ़ने लगे ना तो आप रूम पार्टनर डिस्टर्ब करेगा। देखिए जैसे मोबाइल चलाते हैं तो दोस्तों हमारे आप किसी का रूम पार्टनर को बुलाने लगे, देखिए जो रियल बात है मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए इसमें होता है कि आपको दिक्कत हो जाता है कि आप पढ़ रहे हैं, आप मोबाइल चलाएगा तो आपको मोबाइल देखिए मन तो डाइवर्ट होगा ही होगा, कन्फर्म है, 100% डाइवर्ट हो जाता है। देखिए मन को डाइवर्ट नहीं कीजिए।
देखिए पढ़ाई कर रहे हैं उसको बोलो भैया, जो भी है भैया है, जो भी कुछ है, दोस्त है, बोलिए भैया दोस्त जो भी है। मेरे टाइम में इतना बजे से इतना बजे आप मोबाइल नहीं चला सकते, चलाइएगा, हेडफोन यूज कीजिए, साइड में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई से कोई मजाक नहीं, कोई दिलचस्पी की बात नहीं है पढ़ाई में, अपना खुद पढ़िए। अब देखिए कोई अपने लिए पढ़ता है ना कि किसी के लिए। आपके मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं, आपके लिए पढ़ा रहे हैं, ना कि वो अपने लिए, समझ रहे ना। आप क्या है मतलब मम्मी पापा का साथ दीजिएगा नहीं दीजिए, बात की बात है। देखिए आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए, जो भी कीजिएगा नहीं कीजिएगा, लेकिन टाइम टेबल बनाइए। देखिए आप कुछ भी चाहिए ना, कुछ भी अचीव करना है, उस गोल को पहले सेट कर लीजिए, समझ रहे ना। जैसे आपको कुछ करना है, जैसे देखिए 12th में आपको 400 मार्क लाना है, तो उसको एक कहीं पे भी अपना गोल सेट कर लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, ताकि आपको दिमाग उस पर जाएगा ना, मन जाएगा ना, चार पढ़िएगा दिन में, हाँ भाई हमको 400 नंबर लाना है, तो दोस्तों आप पढ़ने का मन लालसा जग जाएगा। 400 नंबर बाद की बात है, लेकिन आपके मन में लालसा तो जरूर जगेगी कि हमको 400 नंबर लाना है और पढ़ना है, समझ रहे ना। तो देखिए दोस्तों पढ़ाई कीजिए, लेकिन सही डायरेक्शन में, डायरेक्शन सही रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिल जाएगा। डायरेक्शन मतलब होता है कि सही रास्ता, रास्ता मालूम करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। आप सही देखिए, आप जैसे पढ़ते जाइएगा, कितना पढ़ लीजिएगा ना, तो अगर सही डायरेक्शन नहीं रहेगा तो आप सब चीज भूल जाइएगा। पढ़ने का भी अपना एक अलग हुनर होता है, अलग टाइम टेबल बना लीजिए। देखिए दोस्तों जब तक शांत माहौल में रहेगा ना, तब तक आपको मन नहीं लगेगा पढ़ने में, समझ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अपने रूम पार्टनर जो भी हल्ला उल्ला करते हैं, आपके दोस्त आपके गांव में, आप मतलब जहां भी रहते हैं वहां पे हल्ला होता है, तो बोलिए भैया यार दो नहीं, अगर सुधर पाएगा मतलब नहीं सुधर पाएगा मतलब जिस टाइम में वो सोता है उस टाइम में पढ़िए। सबसे अच्छी बात, जिस टाइम में लोग सोता है उस टाइम में पढ़िए, तो इस टाइम में होगा आपको कोई नहीं दिक्कत करेगा, आराम से पढ़ सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कोई रात में जागना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद ही जाता हूँ, रात की 12 बजे बाद वीडियो ही बनता है, समझ रहे हैं ना। तो उसके इस सब में कोई दिक्कत की बात नहीं, 12 बजे के बाद ही वीडियो बनता है, आप सही सुने, 12 से 1 बजे के बाद ही वीडियो बनता है। तो कभी कभी होता है रात हो जाता है। देखिए दोस्तों रात में जितना पढ़ेगा ना उतना ज्यादा अच्छा होता है। इससे नहीं होगा तो देखिए सुबह में उठने की आदत डालिए, जैसे 3-4 बजे आप जग जाएंगे ना, तो इससे होगा क्या, 2-3 बजे के बाद जग जाइएगा ना, 2-3 बजे के बाद लगभग सब जग जाते हैं, हम भी जग जाते हैं। देखिए इसमें होगा क्या, आप हम तो ऐसे 1 बजे भी सोते हैं, तो 3-4 बजे 5 बजे के आसपास जग जाते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप लोग एक आदत बना लीजिए, कोई भी हो, तो अपना सबका अलग रूटीन आता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सजेस्ट करूंगा कि देखिए दोस्तों जैसे रात को देखिए, रात को जो जब सुबह उठ के पढ़िएगा ना, तो कुछ ज़्यादा माइंड एक्टिविटी रहता है, क्योंकि भर रात तो पूरा फुल एनर्जी रहता है बॉडी में, तो आप जब पढ़िएगा तो पूरा माइंड सेटअप हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इससे दिक्कत नहीं होगा आपको कहीं भी। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि पढ़ाई एक अच्छा माहौल रहना चाहिए, साथ में आपको अच्छी देखिए, संगति बहुत अच्छी चीज़ है। संगति आपको संगत अगर अच्छा मित्र मिल जाएगा तो आपको जिंदगी सवर जाएगा। अब पूरा एक काम अगर सर गया तो पूरा सर जाता है। उसी तरह दोस्तों एक मित्र आपका, एक दोस्त आपका खराब हो गया ना, तो उस लाइन को क्लियर कर लीजिए, उस मतलब उस ग्रुपे से निकल जाइए कि हमको भाई अपना देखिए कुछ करने के लिए कुछ त्याग करना ही पड़ेगा, समझ रहे ना। उसी तरह दोस्तों अगर आपको त्याग करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप उस ग्रुप को छोड़ दीजिए, जो एक आम सर जाता है ना तो पूरे आम को सरा देता है। तो इसीलिए दोस्तों जब आपका ग्रुप में एक बंदा खराब है तो आप उस ग्रुप को छोड़ दीजिए, अपना खुद का आशियाना बना दीजिए, आप खुद भी एक अलग आप खुद ही एक ग्रुप बन जाएगा एक दिन। आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप ही के पास, आप ही के पीछे दुनिया चलेगा, समझ रहे ना, आपने चलेगा दुनिया के पीछे, समझ रहे ना। तो यही सब होता है, पढ़ाई कीजिए अच्छा से, करियर बना लीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल अच्छा से पढ़िए और क्या बोलेंगे, तैयारी कीजिए अच्छा से। आज के लिए बस इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ये पढ़ते रहिए और क्या कीजिएगा, तो पढ़ाई कीजिए अच्छे से, बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिएगा। मनोबल तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, आप लोग डिसलाइक या लाइक नहीं करते हैं, तो दोस्तों नहीं पसंद आता है डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम थोड़ा बहुत सुधार करने का भी तो प्रयास करेंगे दोस्तों। जब तक गलत इंसान से नहीं होता है तब तक सही नहीं कर पाते हैं, मतलब जब तक आप असफल नहीं होंगे ना तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए दोस्तों असफलता से घबराए नहीं, सफलता के पीछे भागते रहिए हर वक्त सोचिए कि हमको सफल बनना है, समझ रहे हैं। असफलता से कभी घबराइए नहीं कि हमको आज असफल हो गए, आज हम मैथ में इतना मार्क आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगले बार लाएंगे, पढ़िए अच्छा से, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। इसका दूसरा भाग जो आएगा जूठन, वो भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपना खुद से भी सेल्फ स्टडी कीजिए। तो चलिए आज